हेलो बच्चों। मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की। क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षार और लवण। जैसे कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा की थी, उन्हें अच्छे से डिस्कस किया था, समझ लिया था। आज उन्हीं टॉपिक को हम एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। ये अब हमारे लिए बहुत ही आम बात है, क्योंकि हमने समझ लिया है एसिड क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, वहीं बेस क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, और सॉल्ट क्या है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज। अच्छे से सारी चीजें समझ ली। फिर बात आती है इंडिकेटर की। अब ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, इमेज हमें यहाँ पर दिख रही है, इसके द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी विलयन का क्या प्रकृति है, यानी कि क्या उसका नेचर है। क्या वो अम्लीय प्रकृति का है, या क्षारीय प्रकृति का है, या उदासीन प्रकृति का। ठीक, तो ये हम जान सकते हैं संकेतक की मदद से। ठीक, तो ये हमारे कुछ क्या है, ये हमारा पीएच स्केल है, और यहाँ पर हमारे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जो शो करते हैं कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। ठीक, अगर हमें यहाँ पर नींबू का रस दे दिया जाए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दी जाए, उसमें अगर हम पीएच इंडिकेटर से देखें तो हमें पता चलेगा कि जो HCl है वो काफी ज्यादा क्या है, एसिडिक है, जबकि नींबू का रस उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है। ठीक, वहीं अगर हम किसी एल्केलाइन को ले, किसी बेस को ले, ठीक, तो भी हम अच्छे से समझ सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है उसका क्या नेचर है, वो एसिडिक है, एल्केलाइन है, बेसिक है, न्यूट्रल है। ठीक, चलिए आती हमने बात की थी बच्चों, जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक, जिन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं, एक हमारे सिंथेटिक, जो हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये सब अच्छे से हम अपने प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे बच्चों कि खनिज अम्ल क्या होते हैं, है ना, यानी कि मिनरल एसिड्स क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं, ये सब हम पढ़ चुके थे। इनके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो एसिड है और बेस है, ठीक है, उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, एसिड की और बेस की। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों अपने लास्ट लेक्चर में, कि एसिड और बेस जब किसी मेटल के साथ, यानी कि किसी धातु के साथ, कोई भी एसिड की हम बात कर लें, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, वो फॉस्फोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, के अलावा एसिटिक एसिड हो जो कि हमारे एक वीक एसिड है। ठीक, तो वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, सारी की सारी एसिड जो है धातु के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉरी, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती है। कैसे हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से समझ लिया था, पॉप साउंड के साथ वो बर्न होती है, ये भी हमने समझ लिया था। अब यहाँ पर एक छोटी सा पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चों, कि जब हम आचार अपने घरों में बनाते हैं, जिसे हम हैं, तो हमारे घर के जो बड़े होते हैं तो वो कहते हैं कि आचार को हमेशा कहाँ पर हमें रखना चाहिए, आचार को हमेशा जो है हमें स्टोर करके कहाँ पर रखना चाहिए, किसी कांच की बोतल में या किसी चूना मिट्टी के किसी बर्तन में हमें स्टोर करके रखना चाहिए। किसी भी मेटल के कंटेनर में हमें अचार को कभी नहीं रखना चाहिए। वो कोई भी मेटल हो, ठीक है, वो कोई सा भी कंटेनर हो मेटल का, तो मेटल के किसी भी बर्तन में कभी भी हमें अचार नहीं रखना चाहिए। ऐसे क्यों? क्योंकि अचार का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, यानी कि एसिडिक उसका नेचर होता है। और एसिडिक नेचर यानी कि उसमें क्या है, एसिड मौजूद है। ठीक है, आचार में एसिड है। अब आचार में जो एसिड है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, अगर हम उसे किसी बर्तन में रखते हैं, और वो बर्तन अगर मेटल का है, या कोई वेसल हमने ली, वो वेसल अगर मेटल की है, तो मेटल के साथ जब वो आचार रिएक्ट करेगा, आचार में जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आचार खराब हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, पॉइजनस, हमारी हेल्थ भी खराब होगी। ठीक, इसीलिए जो है पिकल्स को कभी भी कहाँ पर स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, मेटल के किसी भी कंटेनर पर नहीं रखना चाहिए। सिंपल सी बात है। चलो, तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था, और हमने क्या देखा कि एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस।
सिंपल सी बात है जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से भी देख ली थी। फिर हमने बात की थी कि कोई भी बेस जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सेम एक्सपेरिमेंट हमने वहां पर, जैसे हमने एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वैसे ही हमने बेस के साथ भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। यहाँ पर हमने क्या देखा, सारे मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। कुछ मेटल जैसे कि जिंक है, एल्यूमिनियम है, सिर्फ यही जो है बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बाकी ज्यादातर मेटल रिएक्ट नहीं करते। ठीक, अब जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो इस और H2 की निकलती है। जब हम एसिड के साथ पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा तो ज्यादा H2 गैस निकलेगी, ठीक है, विगोरसली निकलेगी, कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बबल्स निकलते रहेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई वीक एसिड होगी तो बबल्स ज्यादा विगोरसली नहीं निकलेंगे, निकलेंगे लेकिन कैसे निकलेंगे, धीरे धीरे बबल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक, यहाँ पर भी हम ये समझ गए थे। फिर हमने कहा कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हमारे मेटल की रिएक्शन होती है तो क्या होता, सॉरी, जब एसिड की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकलती है। तो यहाँ पर हमने ये जो रिएक्शन हमारी लिखी हुई है कि कोई भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर फॉर्म होता है। फिर हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, जहाँ पर हमने लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, ये सारे ही क्या है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म है। ठीक, ये हमें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि एसिड मेटल्स के साथ और बेस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरी चीज हमने ये भी देख ली कि एसिड जो है वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक, अब देखते हैं एसिड और बेस जब दोनों साथ में रिएक्शन करते हैं तो कैसे वो रिएक्ट करते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच, तो भी हम जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके समझ सकते हैं। वैसे बच्चों, अगर मैं कहूँ कि कोई एसिड है और कोई बेस है, उन्हें मिला दिया जाए तो क्या होता है। अब एसिड और बेस जब मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, देखिए उदासीनीकरण हो रहा है। ये उदासीनीकरण क्या है, जब भी कोई एसिड और कोई बेस आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो उदासीन हो जाते हैं, यानी कि न्यूट्रल बन जाते हैं। तब ना वो एसिडिक रहते हैं ना बेसिक रहते हैं, क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो वहां से क्या देखने को मिलता है हमें, सॉल्ट और वाटर, न्यूट्रल यानी कि सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है हमारा, न्यूट्रल होता है। तो जब एसिड और बेस मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, यानी कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक, सॉल्ट और वाटर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 2 ml डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है बच्चों, 2 ml डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक, सिंपल ले सकते हैं हम 2 ml डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन। फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन 2 ड्रॉप्स हमें वहां पर उस बेस में डाल देने हैं। NaOH क्या है, एक बेस ही तो है। द सॉल्यूशन बिकम, अब सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। सॉल्यूशन का क्या कलर हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन बेस के साथ है, पिंक हो रहा है। टू दिस ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, इसमें डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन को ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें डाइल्यूट HCl ऐड करना है। पिंक कलर चेंजेस एंड डिसअपियर, हमें क्या दिखेगा, पिंक कलर है वो चेंज हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। अब ये जो मिक्सचर है इसमें हमें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH दोबारा से डालनी है। तो पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथैलीन रीअपियर्स। अब हम क्या देखेंगे, फिनोल्फथैलीन का जो पिंक कलर है वो वापस से आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड, यानी कि बेस का जो इफेक्ट था वो किसी एसिड के द्वारा क्या हो गया, नलिफाइड हो गया। ठीक, सिंपल सी बात है। अब हमने कोई एसिड हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने एसिड, हमने एक बेस लिया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमने उसमें डाला एसिड HCl, हमारे पास क्या बना, सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक, सिंपल, जब भी कोई एसिड और बेस की रिएक्शन हो
वो हमेशा क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहा जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक, क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, बेस और एसिड मिला करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। अब कोई भी बेस हो कोई भी एसिड हो, इसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। ये रिएक्शन जो है कैसे काम करती है, ठीक है, ये डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये रिएक्शन। ठीक, चलो तो आप बच्चों इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और जब हम किसी एसिड में बेस मिलाते हैं तो कैसे, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या पहले डाला जाएगा, बेस में एसिड डाला जाएगा या एसिड में बेस डाला जाएगा, कैसे रिएक्शन होगी, ये भी हम बच्चों आगे देखेंगे। तो पहले आपको ये पॉइंट जो है वो आपको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एसिड बेस की रिएक्शन कैसे होती है, ये हमने जान लिया। अब एक छोटी सी चीज का पॉइंट हमें, कि एसिड को बेस में मिलाया जाए या बेस को एसिड में मिलाया जाए, क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक गरम तेल की कढ़ाई है, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारा गरम तेल है, अगर गलती से भी एक बूंद पानी का चला जाए, क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, डेंजर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, है ना, रिस्क हो जाएगा आसपास में जो लोग बैठे हुए होंगे। ठीक है, आसपास में जो लोग बैठे हुए होंगे वहां पर रिस्क हो जाएगा, क्योंकि तेल जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इतना सारा गर्म तेल, खौलता हुआ तेल है, ठीक, इसमें जब हम एक बूंद भी पानी डालते हैं तो वो क्या होता है, एकदम से रिएक्ट करता है। सोचो इसमें अगर हमने आधा गिलास पानी डाल दिया, गरम कढ़ाई, तेल की जो कढ़ाई है या कोई बड़ा बर्तन है जिसमें तेल है और बहुत सारा तेल है, और वो क्या हो रहा है, बिल्कुल खौल रहा है, उबल रहा है तेल, उसमें हम क्या डाल दे, आधा गिलास पानी डाल दे, तो बिल्कुल वहां पे आग लग सकती है। ठीक है, वो जो तेल है वो चारों तरफ फैल जाएगा और जितने भी आसपास के लोग हैं सबको बर्न हो सकता है, सब जल सकते हैं। ठीक है, यानी कि रिस्क हो सकता है। ठीक, तो ऐसे ही तो अगर हमें पानी और तेल को मिलाना है तो हमें क्या करना चाहिए, अब मिलाना हमें गरम तेल को ही, तो हमें क्या करना है, पानी में गरम तेल को ऐड करना है। ठीक है, तेल में पानी को ऐड नहीं करना, क्योंकि इससे क्या है, रिस्क हो सकते हैं। वैसे ही अगर हम कह रहे हैं कि एसिड और बेस हमें मिलाना है, तो हमें एसिड में बेस नहीं डालना है। ठीक है, इससे रिस्क हो सकता है, डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो हमें क्या करना है बच्चों, बेस में एसिड को डालना है। ठीक है, तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन, तो सिंपल सी बात थी, एसिड और बेस रिएक्शन। ठीक, चलो एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करते हैं ये हम समझ। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम प्रीवियस लेक्चर्स में या इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा कि एसिड्स का मेटल के साथ रिएक्शन और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन, तो ये हो गए। फिर हमने पढ़ा कि एसिड्स का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, सॉरी, एसिड्स का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। फिर दूसरा हमने पढ़ा एसिड्स का ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा बच्चों एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन, तो हम न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कह रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, कोई भी मेटल ऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, अब हम क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को एक बीकर में लेंगे एंड ऐड सम डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम डालेंगे इस तरीके से जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है, स्लोली वाइल स्टिरिंग। तो उसको स्लोली हिलाते हुए हमें डाइल्यूट HCl उसमें डालना है, एकदम से नहीं डालना, उसको हिलाते 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 डाइल्यूट HCl हमें उसमें डालना है। तो द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व एंड द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन कलर। अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब ये रिएक्शन होती है तो क्या कलर निकल के आता है, तो आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो ब्लू ग्रीन कलर आपको यहाँ पर दिखेगा। अब आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा,
द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन कलर। सॉल्यूशन जो है वो इस प्रकार ब्लू ग्रीन कलर का आपको मिलेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकंड फ्लोराइड। तो कॉपर सेकंड फ्लोराइड CuCl2 की फॉर्मेशन की वजह से CuCl2 फॉर्म होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लू ग्रीन कलर आपको देखने को मिलेगा, कॉपर पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर हम एक जनरल रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो कोई भी मेटल ऑक्साइड जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बनता है वहां पर? सॉल्ट और वाटर वहां पर बनता है। ठीक है, जब कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है, सॉल्ट और वाटर वहां पर बनता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनता है, बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब क्या बनता है, एसिड जब हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब वहां पर क्या बनता है। साथ में आपको याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक, और जब मेटल ऑक्साइड के अलावा सिर्फ मेटल ही मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे सॉल्ट के साथ क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन गैस वहां पर हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलिए, तो मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर लाइक द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड। तो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड, तो हम मेटेलिक ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड, यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाइल्यूट HCl, ये हमारा कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर हमने डाला कॉपर ऑक्साइड। इसमें ही कॉपर ऑक्साइड में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे ड्रॉप वाइज HCl डालेंगे और उसको स्टिर भी करते रहेंगे साथ में। ठीक, स्टिर भी करते रहेंगे तो CuCl2 का यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कैसा होगा, ब्लू ग्रीन कलर का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया कि मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं जब एसिड के साथ, तो सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं। और यही सॉल्ट और वाटर हमने कहाँ पर देखा था, जब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन कर रहा था, क्या कह रहे थे, जनरली उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहे थे। वहां पर सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा था जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था। ठीक, तो सेम यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहे हैं जब एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक, यानी कि सॉल्ट और वाटर तो सेम ही चीज फॉर्म हो रहे हैं ना, यहाँ पर भी और पहले भी, जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे थे। यानी कि एसिड तो यहाँ पर है, तो मेटल ऑक्साइड को हम क्या बेसिक ऑक्साइड कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो सेम ही प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उन्हें हम बेसिक ऑक्साइड कह सकते हैं बच्चों। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब बेस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का क्या रिएक्शन होगा, सिंपल सा है। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने क्या है, बेस, तो हम रिएक्ट करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सॉल्ट और सिंपल। हमने क्या लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, हमने CO2 के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक, यहाँ पर हमारा सॉल्ट और वाटर यहाँ पर फॉर्म रहा है। अब ये भी देखो, एसिड बेस रिएक्शन के सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन में हो रहा था जैसे। ठीक, अब यहाँ पर भी दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड। बेस और एसिड के साथ जो रिएक्शन हम करी थी, यहाँ पर सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये क्या है, एसिडिक नेचर की है। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये कैसे नेचर की है, एसिडिक नेचर की है। ठीक, तो कहीं पर भी आपको मेटेलिक ऑक्साइड दिखेगा तो उसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर है, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलो, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब एसिड का रिएक्शन होता है, सॉल्ट वाटर बनता है। देखो, कोई भी मेटल ऑक्साइड है, एसिड का रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट वाटर में। ठीक, अब वहां पर हमारा था कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, उसका रिएक्शन जब बेस के साथ हो रहा है तो वो भी क्या बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। तो दोनों में सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। अब एक में एसिड है, एक में बेस है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। और हमें ये भी पता है कि जब कोई एसिड किसी
बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो भी वो सॉल्ट और वाटर ही बनाता है। तो 3 रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। यानी कि बच्चों तो हम 3 रिएक्शन याद कर सकते हैं और 3 रिएक्शन हमें आसानी से याद भी हो जाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है। चलो तो यहाँ पर एसिड ये है, ये कुछ बेस से रिलेटेड होगा, तो हम कह रहे हैं ये जो मेटल ऑक्साइड है ये क्या हो जाता है, बेसिक ऑक्साइड हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर बेस तो है लेकिन ये क्या है, अब हम कुछ कह रहे हैं ये बेस है तो ये कुछ एसिडिक होगा, तो हम क्या कहते हैं इसको, एसिडिक ऑक्साइड। सिंपल हमने कहा कि ये क्या है हमारा, एसिडिक है नेचर में। कैसा है नेचर में, एसिडिक है। तो जब ये एसिडिक है और ये बेसिक है तभी तो सॉल्ट और वाटर बना। सेम वैसे ही जब ये एसिडिक है और ये क्या है हमारा, बेसिक है, तभी सॉल्ट वाटर बना, जैसे कि हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखने को मिला था। सिंपल सी चीज, यानी कि एक रिएक्शन से जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसको हम रिलेट करके 2 और रिएक्शन आगे पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। चलो ये बात, ये आपको ध्यान रखना है कि बेसिक ऑक्साइड और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं या मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका क्या नेचर होता है, ठीक है, और कैसे जो है वो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चलिए तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कहीं पर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।